हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। 11 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। इस सॉल्यूशन को करवाने का पर्पज़ ये है, आपको ये पता चले कि पेपर में हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और जो फ्रेंड पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है और आप मेरा गेट का स्कोर देख सकते हैं। ये सब शो करने का पर्पज़ बस दोस्तों इतना है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरू करते हैं। एज पर IS 456 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ एन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्समेंट RCC बीम डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो फ्लेक्सुरल यानी कि बैंडिंग के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो आप ये एम निकालते हो, MU लिमिटेड, ये क्या होता है, उसका बेंडिंग मोमेंट वो कितना रजिस्ट कर सकता है, उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है। ये हम इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ही निकालते हैं ना बीम के अंदर, कोई जो रेक्टेंगुलर बीम है। तो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है, तो किस किस ऑप्शन के ऊपर वो डिपेंड, ये MU किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आप फॉर्मूला देखते हैं, MU लिमिटेड हो गया या फिर MU हो गया, उसके अंदर WSM हो या फिर LSM हो, दोनों के अंदर क्या होता है, Q बी टी स्क्वायर। और जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसके अंदर Q की वैल्यू क्या होती है, हाफ CJ/K। और C क्या होता है, यानी कि जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ गया, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, जो लीवर आर्म फैक्टर है, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, और जो ये J ऑप्शन है ये ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डेप्थ ऑफ बीम एंड ग्रेड ऑफ स्टील, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे दोस्तों RCC के अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही हम बेंडिंग के अंदर स्ट्रेंथ उसकी या फिर फ्लेक्सुरल के अंदर स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके अंदर आप कंप्रेशन साइड से निकालोगे तो B/XA सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 इंटू D-XA/3। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, QBD²। हम इसको ऐसे याद करते हैं और Q की वैल्यू होती है हाफ CJ/K। और इन सब की वैल्यू भी आप देख सकते हो, C की वैल्यू होती है सिग्मा CBC और J 1-K/3 और K की वैल्यू M सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं कि जो K की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, J की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। और यहीं से सेम चीज़ LSM के अंदर होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। इसने आपसे MU किसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता वो पूछा हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस सच एज दी ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी, पोस्टल एक्सपेंस फॉल अंडर। तो जो मिसलेनियस कैरेक्टर के एक्सपेंस यानी कि खर्चे हैं, जैसे ऑफिस में कोई छोटा मोटा खर्चा हो गया, स्टेशनरी का भाई 5 रुपये की पेन वगैरह खरीद लिया, इरेजर खरीद ली। पोस्टल एक्सपेंस ये किसके अंडर आते हैं, तो ये आते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमने एस्टीमेट बनाया है उसके अलावा जो एक्सपेंस है उसके अंदर। एस्टीमेट कॉस्टिंग का ये बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंस हम पढ़ते हैं ये 3 से 5% के आसपास हो सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, विच टर्म इंडिकेट द स्टेजेस इन विच द टोटल प्रीडिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी स्प्रेड ओवर। तो इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हो, क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मान लो 100 रुपये खर्च होने हैं, तो वे आप इसको किस किस स्टेज के अंदर खर्च करोगे। पूरे प्रोजेक्ट को मान लो आपने 3 स्टेज बना दिए भाई, एक फाउंडेशन का स्टेज, एक सब स्ट्रक्चर का, एक सुपर स्ट्रक्चर का, या फिर आखिरी में पेंटिंग वगैरह फिनिशिंग का। तो मान लो फाउंडेशन में 10 रुपये, सब स्ट्रक्चर में 20 रुपये लगेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में 30 रुपये और पेंटिंग वगैरह में जो बचा हुआ और खर्चा है। तो इस
चीज़ को जो ब्रेकअप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट की प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग। तो अगर किसी ने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी एस्टीमेट कॉस्टिंग में तो वो इस चीज़ को कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, या आप शायद ना कर पाते क्योंकि एसएससी जेई के लिए ये चीज़ शायद कम पढ़ी होगी आपने। 16 नंबर क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ वॉल डोर एंड विंडो इज मेजर इन। तो जो वॉल डोर एंड विंडो की पेंटिंग होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करते हैं। क्योंकि जो दीवार होती है एक तो उसका लेंथ डायमेंशन हो गया, एक उसका ब्रेथ या जो हाइट डायमेंशन हो गया, तो ये किसके अंदर मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे 16 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपकी 5 से 10 सेकंड लगनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम रन बाय द रसिया। तो रसिया के जो सैटेलाइट सिस्टम हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसके नाम है ये TSIKA-DA और ये ग्लोनास। सेकंड नंबर ऑप्शन। तो किसी ने अगर ये पढ़ रखा होगा तो वो इसको कर सकता है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा हो तो इसको नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन आसान था क्योंकि 3-4 ही सैटेलाइट सिस्टम है पूरी दुनिया में, जैसे GPS किसका है, अमेरिका का, और रसिया का ये ग्लोनास और ये सिकादा हो गया इस टाइप से, और इंडिया का कौन सा, इंडिया का नाविक हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। तो थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 सेकंड। और थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है एक हम 20 सेकंड भी पढ़ते हैं, लेकिन वो होता है नॉर्मल थियोडोलाइट, और जो ये 1 सेकंड है ये कौन सा थियोडोलाइट है, ये है वो माइक्रोमीटर वाला थियोडोलाइट। लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इसने ऑप्शन में 20 सेकंड कहीं भी दिया ही नहीं हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा 3 या 4 सेकंड में इसका भी आपसे सही आंसर हो गया और आपने तुरंत सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। 19 नंबर क्वेश्चन, इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप द शियर स्ट्रेस इज। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है पाइप के अंदर, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो दोस्तों जो पाइप फ्लो होता है उसके अंदर शियर स्ट्रेस दीवार के ऊपर मैक्सिमम रहेगा और सेंटर के अंदर मिनिमम रहेगा। ये तो मैंने बनाया है लेमिनार के लिए डायग्राम, क्योंकि लेमिनार के अंदर आप पढ़ते हो ये लीनियर होता है। जैसे जो पार्टिकल बिल्कुल दीवार के पास चिपका हुआ होगा, दीवार उसको आगे नहीं बढ़ने देगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएगी। लेकिन कोई बीच में पार्टिकल होगा दीवार से बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो उस पर बहुत कम रेजिस्टेंस लगाएगी, तो कुछ इस टाइप का होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है टर्बुलेंट का, तो टर्बुलेंट का भी होता तो मतलब लीनियर नहीं होएगा, उसमें पैराबोलिक वेरिएशन होता है, उसमें कुछ इस टाइप का वेरिएशन आ जाएगा पैराबोलिक टाइप से, जो भी उसका कर्व बनेगा। लेकिन एक चीज़ हम श्योरली कह सकते हैं कि दीवारों के ऊपर मैक्सिमम लगेगा और सेंटर के ऊपर मिनिमम लगेगा। और ऐसा जो ऑप्शन है वो केवल इसके अंदर एक ही है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन को, केवल 3rd नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जो कहता हो दीवारों के ऊपर मैक्सिमम है एंड डिक्रीज लीनियरली टू 0 एट द सेंटर। तो सेंटर के ऊपर वो 0 हो जाएगा। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सोर्सेज विल कॉज नॉइस ऑफ द हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रैफिक का सोर्स है जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी बुक में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रोड का ट्रैफिक, समुद्री जहाज वगैरह का ट्रैफिक, रेल का ट्रैफिक और जेट एयरक्राफ्ट एट दी टेक ऑफ स्टेज। तो हवाई जहाज आसमान में कितनी ऊपर उड़ता है और ज़मीन पे हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो जो जेट एयरक्राफ्ट है जब वो टेक ऑफ करेगा तब वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्मली सोच के ही करना था, 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, इसने कन्फ्यूजिंग करने का, इसमें 4 ऑप्शन इतने इजी दे दिए, कुछ कन्फ्यूजिंग का इसमें था ही नहीं। जो लेमिनार के हिसाब से हमारा आंसर था वहीं आप इसके अंदर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम हमें कंपेंसेट करना है। 40 मिनट के आसपास एक राउंड पूरा टेक्निकल का हमें कर देना, और सबसे पहले टेक्निकल ही करना है शुरू के 40 मिनट में। 21 नंबर क्वेश्चन,
इन द डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट एंटायर स्पैन दिस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस विल रिक्वायर। तो जो कौन सा मेथड होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। कर्वेचर क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई ई आई। यही होता है ना डबल इंटीग्रेशन मेथड। मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, मोमेंट यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि कोई भी लोड है इनटू एक्स, और इसको फिर इंटीग्रेट करते हुए चलते हैं जो, और हमें वे कंडीशन लगानी पड़ती हैं, बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती हैं और सिमेट्री की कंडीशन लगानी पड़ती हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेंगी और सिमेट्री की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। जैसे कि ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपको पता है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे 0, और स्लोप 0 कहाँ होगा, ये कुछ ऐसे कर्व बनेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी होगी बाउंड्री कंडीशन, और सिमेट्री से हमने इसका स्लोप वगैरह निकाल दिया कि स्लोप इस वाले पॉइंट पे 0 होगा सिमेट्री से। इसके अंदर ये दोनों चीज़ देखेंगे, बाउंड्री कंडीशन भी और सिमेट्री की कंडीशंस भी। तो 21 भी आप सॉल्व इजीली कर सकते थे। 22 नंबर क्वेश्चन, ए ब्रॉड गेज ट्रैक इज लेड विद द स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+3, द विड्थ ऑफ स्लीपर इज 20.25 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट कुशन। तो रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते भी हैं, जो ब्लास्ट कुशन की मिनिमम डेप्थ हमें बतानी है, और स्लीपर डेंसिटी है n+3। अब इसकी ऑप्शन सारे पास पास में हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना था, लेकिन करना कैसे वो हम देख लेते हैं। स्लीपर की डेंसिटी n+3 का क्या मतलब है कि n तो हो गई रेल की लेंथ कितनी है, और +3 कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि एक रेल लेंथ के अंदर कितने स्लीपर लगा रहे हैं हम। ब्रॉड गेज में लेंथ कितनी होती है, ब्रॉड गेज के अंदर 12.8 किलोमीटर लेंथ होती है, अंदाजन इसको हमने 13 मान लिया। तो एक ब्रॉड गेज यानी कि 13 किलोमीटर लेंथ में कितने स्लीपर होंगे, 13 + 3 16 स्लीपर होंगे। ठीक है, इसका मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ, मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट कुशन। तो इसका जो डेप्थ का फॉर्मूला होता है S-W/2। S होती है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, W होती है विड्थ ऑफ द स्लीपर, और 45 डिग्री का हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। तो जहाँ तक ये ओवरलैप हो रहा है वहाँ तक हम इसका ब्लास्ट कुशन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे वाले क्वेश्चन में हमें एस निकालना था, एस यानी कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था। एक स्लीपर आपका ये है, एक स्लीपर ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, वो होता है एस। वो कैसे निकलेगा, आपको पता 13 किलोमीटर में 16 स्लीपर हैं, तो एस कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर डिवाइड बाय 16, ये कितना हो जाएगा। अब बिना कैलकुलेटर के आप कैसे सॉल्व करोगे, अब हमारी तो आदत ख़राब हो रखी है सब कुछ कैलकुलेटर पे कर करके, तो पेपर में हम इसको नहीं करेंगे तो ये बढ़िया है। तो ये हो जाएगा 13,000 डिवाइड बाय 16, 812। वैसे दोस्तों एक छोटी सी गलती हो गई अपनी कैलकुलेशन में, जो मैंने आपको बताया ना ब्रॉड गेज, एक ब्रॉड गेज में 12.8 ये मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता, तो यहाँ 13 मीटर आएगा। तो ये 13 मीटर है, यहाँ पे 13 मीटर के अंदर 16 स्लीपर हैं, बस ये गलती हो गई थी अपने से। तो 13 डिवाइड बाई 16 0.81, यानी ये कितना हो गया, 81 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है 81 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन, तो डेप्थ का फॉर्मूला कितना होगा, स्पेसिंग माइनस विड्थ डिवाइड बाय 2। विड्थ क्या है, विड्थ ये वाली चीज़, विड्थ क्वेश्चन में दी हुई हमें 20, तो 81 माइनस 20 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 61 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30.5। और ये हमारा कौन से ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन आसान था, और मुझे पता आप में से ज़्यादातर को ये फार्मूला भी पता होगा, S-W/2, क्योंकि बेसिक फार्मूला हम रेलवे में पढ़ते हैं ये, जैसा मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले S निकालना था और फिर S-W/2 करना था, तो केवल इसी चीज़ की वजह से ये वाला क्वेश्चन
और वो हम कैलकुलेटर के बिना नहीं कर सकते थे, वैल्यू ऐसी दी हुई थी, वो डिवाइड करने में अपने को दिक्कत आती। तो केवल एक यही वजह थी जिस वजह से इसको करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती, वरना इसको करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 22 इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्वेश्चन आसान, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर सकते। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, एक क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड देनी है, उससे ज़्यादा देनी ही नहीं है हमें। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ़ द नॉर्मल एंड द शियर स्ट्रेसेस corresponding to the failure are plotted, then a curve is obtained. The plot of the curve is called। तो सोयल मैकेनिक्स के अंदर हम एक प्लॉट करते हैं नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। यहाँ हम शियर स्ट्रेस लिखेंगे, यहाँ हम नॉर्मल स्ट्रेस लिखेंगे, और इसका एक प्लॉट बनाएंगे हम। ये हमने प्लॉट किया, ये प्लॉट किया, ये प्लॉट किया। आई होप आपको आंसर आ गया होगा। और फिर इसका जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या आ गया, अब फेलियर एनवलप आ गया ना, ये मोर स्ट्रेंथ एनवलप। सोयल मैकेनिक्स के अंदर दोस्तों आप ये पढ़ते हैं मोर सर्कल वगैरह को ड्रॉ करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरफ शियर स्ट्रेस को ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि उस क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, अगर दिमाग चल गया पेपर में तो चल गया, आप इस चीज़ को कर दोगे, वरना नहीं भी कर पाओ। और इनको प्लॉट करते हैं हम, और प्लॉट करने से सी और फाई की वैल्यू हम निकालते हैं। दीज आर टोटल स्ट्रेंथ पेरीमीटर्स। और जब हम ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग रिजल्ट आएंगे, और उसका जो एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक फेलियर एनवलप हमारा आ जाता है जो कॉमन टेंजेंट होती है। और वहीं इस क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा हुआ था कि ये सब क्या है, ये है स्ट्रेंथ एनवलप, हम इसका निकालते हैं। द प्लॉट और कर्व इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ एनवलप। 24 नंबर क्वेश्चन, ए व्हीकल was stopped by fully jamming the brake in 1.8 second and the skid mark measures the 9 meter. Determine the average skid resistance। तो skid resistance बताना हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हाईवे इंजीनियरिंग वाला जो दोस्तों चैप्टर है, उसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और जो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी होती है, जो ब्रेकिंग का कोफिशिएंट होता है म्यू करके, उसका हम फॉर्मूला देखते हैं, v²/2 म्यू इज इक्वल टू v/g(t0), म्यू इज इक्वल टू 2l/g(t²). तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करने हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों 11th 12th क्लास में आप एक चीज़ पढ़ते होगे कि डिस्टेंस होता है s इज इक्वल टू प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ते होगे। एक आपने पढ़ा होगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। एक आपने ये पढ़ा होगा v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ये बताओ आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में याद करने का शॉर्टकट क्या है, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, ठीक है। अब जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे g बना दो, अभी मत बनाओ तो जी। अब इसको ऐसे देखो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v/t, ये आ गया, और a है जहाँ पे उसके साथ g को एक्स्ट्रा जोड़ दो, यहाँ भी g को एक्स्ट्रा जोड़ दो, यहाँ भी g को एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो /g(t0), एक ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही शुरू के दो के अंदर भी यही फॉर्मूला बन जाएगा। जो ये a है ये हमारा क्या आ गया, जो हमारी ब्रेकिंग की एफिशिएंसी है वो चीज़ आ गई हमारी। अब हमारे वाले क्वेश्चन में अब इसने दिया हुआ है 1.8 सेकंड में गाड़ी पूरी तरीके से रुक गई, और कितनी दूरी तक स्किड मार्क चला है, 9 मीटर तक। तो स्किड रेजिस्टेंस बताना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ 9 मीटर, टाइम दिया हुआ है 1.8 सेकंड, हमें ए की वैल्यू यानी कि इस म्यू की वैल्यू ब्रेकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो आप निकाल दोगे बिल्कुल आसानी से। फॉर्मूला कैसे याद करने हैं तीनों वो मैंने आपको बता ही दिए। 11th 12th क्लास में ये तीन फॉर्मूले पढ़ते थे। ए की जगह जी इंटू म्यू लिख देना है आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में ए को लिखेंगे एस कितना है, 9 मीटर में गाड़ी रुक जा रही है, इंटू 2, ये 2 इधर आ गया,
डिवाइड बाय जी नीचे चला गया, और टाइम का स्क्वायर यानी कि 1.8 का स्क्वायर, 1.8 इंटू 1.8, 2 9 जा 9 से 9 कट गया, तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये हो गया 1 डिवाइड बाय, ये 10 से एक डेसिमल इसका इधर चला गया, और एक डेसिमल यहाँ पे 1.8 का था ही, तो ये नीचे क्या बचा, 1.8 बच गया हमारा, 1 डिवाइड बाय 1.8। अब आप इसको कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो वो आपके ऊपर है। 1 डिवाइड बाय 1.8 0.55, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 0.556। तो ये क्वेश्चन आसान था, और कैसे याद करनी है ये तीनों चीज़ मैंने ऐसे याद कर रखी थी मैंने, तो आप कैसे याद करते हैं आप बता सकते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, आप कर सकते थे आसानी से। 25 नंबर क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ एरियर ऑफ वेजेस ड्यू टू द वर्क पीपल इज रिकॉर्डेड इन। तो एरियर ऑफ वेज होती हैं सैलरी, एरियर होता है जैसे कि जनवरी से इंक्रीमेंट लग गई और अभी आपको वो सैलरी नहीं मिली, लेकिन अप्रैल में जाके आपको जनवरी फरवरी और मार्च की जो बढ़ी हुई सैलरी मिल जाती है उसको एरियर बोलते हैं। जब आप जॉब करने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा एरियर क्या होता है। तो एरियर का जो रजिस्टर होता है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पार्ट 2 ऑफ दी मस्टर रोल। तो ऐसा क्वेश्चन था ये, तो कि जो आप शायद नहीं कर पाते, बहुत कम चांस थे। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अभी आपको याद रखना है एरियर ऑफ दी वेज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 2 ऑफ दी वेज रिकॉर्ड ऑफ मस्टर रोल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम 25 नंबर क्वेश्चन तक कर रहे हैं। फटाफट एक बार हम ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और आपका अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए जिससे आप इस पेपर में टॉप कर पाते। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। 1 2 3 4 तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं, हमने 13 क्वेश्चन किए, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए हैं या तो कैलकुलेटर ना होने की वजह से आप कर पाते, या वे फैक्चुअल बेस ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें नहीं पढ़ने होते, उस वाले पार्ट से लिए हुए होते हैं। तो 13 में से अगर आपका स्कोर 9 है, 8 भी कह सकते हो, आज थोड़ा वैसा पेपर था, 8 से 9 तक का आपका स्कोर है, तो ये गुड स्कोर है, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे कम है तो फिर वो चिंताजनक बात है, आपको रिवीजन करते रहना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो। ये ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से हो जाते हैं, और जो कुछ मुश्किल आते हैं वे सभी के लिए मुश्किल होंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, बस उसको अटैम्प्ट मत करना। आपके नेगेटिव नहीं होंगे तो आप बहुत बच्चों से ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।